भारत आखिर है क्या? एक राष्ट्र के तौर पर इसके व्यक्तित्व को कैसे समझें और समझाया जाए? महज लकीरों से खींची गई केवल वो आकृति जिसके विशाल भूखंड में पर्वत, जंगल, नदियां और अनेक जीव जंतु और जनमानस। क्या यही है भारत या इससे अलग कुछ और? कैसे समझें इसकी अंतरात्मा को जो सदियों से अनेकों सभ्यताओं का स्वर्णिम इतिहास के साथ साथ अपनी पुरातन संस्कृति को लेकर आज तक चल रहा है, जहां कदम दर कदम पर बदलते धर्म, रीति रिवाज और बोलियों से यहां के जनमानस का जीवन विविधताओं से भरा और घिरा है। सभी को समाहित करने की तासीर जिसमें है। देखा जाए तो सही मायनों में इस देश को समझने का यही मुख्य आधार है। लेकिन भारतीय संस्कृति एक सनातन संस्कृति मानी गई है, क्योंकि इसमें एक सामंजस्य की संस्कृति रही है। समय के अनुसार इसमें जो भी परिवर्तन उपयुक्त माने गए वो हमारे समाजशास्त्रियों ने, धर्मशास्त्रकारों ने इसमें किए और उसको समयानुकूल बनाया। दरअसल यह पूरा भारत अनेक संस्कृतियों के मेल से बना है। कभी रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बारे में अपनी बंगला कविता में कहा था, हेथॉय आर्ज हेथा अनार्ज हेथॉय द्राविण चीन शकहूण दल पाठान मोगल एक देहे होलोलीन। इस देश में आर्य आए, अनार्य आए, द्रविण आए, शक आए, मंगोल आए और अंततः मुगल आए और फिर बाद में अंग्रेज आए और सारे लोग मिलजुल के इस नए भारत का निर्माण कर गए। और यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बात है कि भारतीय संस्कृति के जीवन की निरंतरता में कभी कोई विच्छेद उत्पन्न नहीं हुआ है। ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है और इस विशेषता के कारण ही इसे प्रथमा संस्कृति विश्ववारा कहा जाता है कि यह विश्ववारा संस्कृति है। और विश्ववारा संस्कृति के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करना स्वयं इतिहास को जानने का प्रयास करना है, क्योंकि इतिहास जितना पुराना है उतना ही भारतीय संस्कृति भी पुरानी है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास को सहज रूप से संस्कृति के 4 अध्याय किताब में लेखक रामधारी सिंह ने वर्णित किया है। वो कहते हैं, भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है, जो मूल रूप से सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश देती है। इसलिए इसकी परंपरा युगों युगों से निरंतर नवजीवन प्राप्त करती आ रही है। कि किसी संस्कृति और सभ्यता को धारण करने वाली कोई धरती नहीं होती है। किसी सभ्यता और संस्कृति को धारण करने वाली जो ताकत होती है वह ज्ञान होती है, और उस ज्ञान को हमारे ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त कारुणिक ऋषियों ने जो हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उसके आधार पर भारत में दर्शन शास्त्र की विभिन्न धाराएं विकसित हुई। वास्तव में वो सभी धाराएं मिलके ही भारतीय संस्कृति को दार्शनिक आधार प्रदान करती हैं। भारत यथार्थता, भारत आभा से दैदीप्यमान रहे। हर भारतीयों के अंदर भारतीय होने का सहज स्वाभिमान जागे, इसके लिए संस्कृति को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये एक चतुष्पादीय व्यवस्था में भारतीय संस्कृति एक सामाजिक संस्थान बन जाती है। आप देखिए कि भारतीय संस्कृति में 4 युग हैं, 4 वेद हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, 4 आश्रम हैं। शंकराचार्य ने 4 पीठ बनाए। हम 24 घंटे को 4 पहर में बांटते हैं। तो हर जगह आपको भारतीय संस्कृति के संस्थानीकरण में ये चतुष्पादीय व्यवस्था मिलेगी। धर्म के 4 पाद हैं। वर्षों की गुलामी की जंजीरों से
देश में जहां हर तरफ राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव से जी रहे करोड़ों भारतीय जनमानस के अंदर स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले अनेकों जननायक ऐसे हुए जो अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए न्यौछावर कर चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्र होने के पीछे जो मनोविज्ञान काम कर रहा था, वह ऐसा लगता था कि हमें विखंडित किया गया है, हमें हमारे लोगों से जुदा किया गया है, हमें हमारे लोगों से अलग किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है ये एक बात थी, लेकिन किया जाना महसूस कराया जा रहा था कि आप गुलाम हैं, आप हमारे इशारों पर चलेंगे। ये महसूस कराया जाना शायद एक ऐसी आग थी जिन्होंने भारतीयों को शायद एकजुट होने के लिए सबसे अधिक प्रेरित किया। गांधी स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा किरदार जिन्होंने देश की आजादी के लिए अलग ही मार्ग चुना। फिर क्या था, सत्य, अहिंसा और असहयोग जैसे अस्त्रों के प्रयोग से ऐसा रुतबा कायम किया कि पहले देश ने उन्हें महात्मा, फिर राष्ट्रपिता के रूप में नवाजा। जिनके लिए धर्म के बिना राजनीति पाप थी, जिनके सपनों का स्वराज ऐसा था जो गरीब को उसके मौलिक और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराए, और स्वराज ग्रामीण भारत से होकर शहरों तक पहुंचे। जिनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता मिली हो। आखिर उस महात्मा में ऐसा क्या जादू था कि दुनिया उनकी विचारधारा से आज भी अचंभित है। जहां दुनिया को आज सारी समस्याओं का निदान भी गांधी और उनके जीवन वृत्त में ही दिखता है। गांधी जी के लिए देशभक्ति क्या थी? दरअसल गांधी जी चाहते थे कि व्यक्ति जिले के लिए, जिला प्रांत के लिए और प्रांत देश के लिए न्यौछावर हो और आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण देश पूरी दुनिया के लिए, इस सृष्टि के लिए समर्पित हो जाए। और इसी विराटता की वजह से गांधी कालजयी और एक महान व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और देश आजाद होता है। आजादी के बाद फिर एक बेमिसाल किरदार देश के सामने आता है जो वर्षों से गांधी जी के व्यक्तित्व को दृढ़ता, धीरज और लगन के साथ अनुसरण करते हुए देश के जनमानस को गांधी मार्ग पर चलने के लिए तैयार करता है। ठोस एवं उचित निर्णयों से देश को मजबूती देने वाला वो शख्स था और जिसे लौह पुरुष के नाम की संज्ञा दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे ख्याल से यकीनी तौर पर वो देश के लिए मृत्युंजय साबित हुए। जीते जी जितना याद वो नहीं किए गए, उससे कहीं ज्यादा याद वो आज किए जा रहे हैं। बड़े बड़े शासन तंत्र खड़े करने, उन पर काबू रखने और उन्हें सीधे रास्ते में चलाने की कला में माहिर, लौह कर्मठता वाले इस नायक द्वारा देश की स्वतंत्रता के बाद 600 भारतीय देशी रियासतों एवं राज्यों का संघ बनाकर एक अखंड नए भारत की सशक्त छवि दुनिया के सामने प्रस्तुत की। जब कभी भी देश संकट में होता है, तब हम जैसे तमाम भारतीयों के सामने अनायासी न जाने क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि चित्रित हो जाती है और हमें दिखने लगता है कि हमारी हर समस्या का समाधान सरदार पटेल के पास था और उसी के रास्ते पर चलकर हम आज भी उस सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि देश के इन महापुरुषों के लिए हम क्या करें? तो देश की राष्ट्रीय एकता को आधार देने वाले इस महापुरुष को कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए हमारा देश 31 अक्टूबर 2015 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एक विशेष और अनोखे आयोजन के द्वारा ऐसे याद करता है जो उनकी अखंड भारत की अटूट छवि को मजबूती प्रदान करता है। चतुर्दशी के दिन पार्वती रे पार्वती
हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं जोहार। हम इसे मनोवैज्ञानिक यूनिटी या साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन के रूप में देखते हैं। यह संदेश देता है कि सिर्फ ज्योग्राफिकल या दैहिक एकता ज़रूरी नहीं है, विचारों की अखंडता, विचारों की एकता किसी राष्ट्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आखिर आजादी के 70 सालों के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत जैसे आयोजनों के स्वरूप पर गौर किया जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे इस प्रकार के सकारात्मक और प्रयोगात्मक आयोजनों की नितांत आवश्यकता ये देश आज महसूस करता है। आजादी के वीर सपूतों और महान नायकों के बलिदान और विचारों को युवाओं तक कैसे पहुंचाया जाए? सामाजिक तौर पर ऐसे क्या प्रयास किए जाएं जिससे आम भारतीय उनके विचारों का अनुकरण अपने जीवन में करें? देश के प्रति गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैये के लिए क्या केवल युवा पीढ़ी ही जिम्मेदार है? सामान्य जनमानस के साथ देश के नीति निर्धारकों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। तो साथियों, आज अगर जो राज्यों की स्थिति हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य के बीच में जो विरोधाभास है, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेना चाहिए। इस समय इस प्रकार की जो बातें हैं उनको निश्चित रूप से विराम दिया जाना चाहिए और यह करने के लिए हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो व्यक्तित्व है, उनके जो विचार हैं, उनको अपने सामने रखना होगा। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों की बोली, भाषा, रीति रिवाज, उनके खान पान को आपस में जानकर एक भावनात्मक रिश्ता कायम करेंगे। इसके साथ एक दूसरे का आपस में सम्मान बढ़ेगा। एक राष्ट्र अपना राष्ट्र की भावना दृढ़ होगी। आगे चल रहे राज्यों से राज्यों की टकराहट, प्रवासी मजदूर समस्या, व्यवसाय और नौकरी पेशा के लिए एक दूसरे के राज्यों की तुलना में देश की भावना सर्वोपरि होगी। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विचार ही हमारे जहन में नहीं होगा। और जब अधिक से अधिक वह अपने देश के बारे में जानेगा, अधिक से अधिक उसको इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिलेगा, और ना केवल इतना ही वरन वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं के लिए स्वयं को तैयार करता है, तब उसके अंदर भारतीय श्रेष्ठता की छवि पैदा होती है। अतिथि देवो भव। अतिथि सत्कार की परंपरा को हमारे देश में धर्म की तरह लिया जाता है। इस परंपरा ने यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को सदा से ही आकर्षित किया है। इतिहास में राजा मोरध्वज कराश का अतिथि सत्कार में श्रेष्ठ उदाहरण है, जिन्होंने अतिथि सत्कार में स्वयं के पुत्र का वध करने में भी संकोच नहीं किया। यूं तो स्वागत ही भावों की अभिव्यक्ति है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में युवा पीढ़ी इस परंपरा के लिए अधिक उत्साहित लगती है। स्वागत के अपने ही तरीके और अंदाज हैं जो इनके स्वभाव के अनुरूप ही हैं। जब हमारे पास कोई आता है या हमसे कोई मिलने आता है और हमारे ही आयोजन में शामिल हो जाता है, तो वह हमसे जुदा नहीं होता, वह हमारे परिवार या हमारे समाज का हिस्सा होता है।
सत्कार के एक ही पल में अपनेपन के उस एहसास को लेकर जीने लगते हैं जैसे वर्षों का साथ हो, न भाषा, न प्रांत और न समाज की कोई बंदिशें। बस अपनापन है अपनों के लिए। मेजर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता। मेजर तो दुनिया में हॉकी के वो जादूगर थे जिन्हें तत्कालीन जर्मन शासक ने जर्मनी की नागरिकता की पहल कर जर्मनी से खेलने का आग्रह किया था। भारत के ग्रामीण अंचलों से पूरी दुनिया में खेले जाने वाली कुश्ती की ऐसी धाक कि दारा सिंह जैसे पहलवान को रुस्तमे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। कबड्डी 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 की गूंज अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी सुनाई दे रही है। जब आप बच्चे को पालने में डालते हैं तो तरह तरह के वो खिलौने अटका देते हैं कि बच्चा खेलेगा। तो खेलने की भावना एक तरह से स्वाभाविक है, खेल तो होगा। त्योहार तो सभी देशों में मनाए जाते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहार भी मनाए जाते हैं और खेल भी खेले जाते हैं। तो दक्षिण में त्योहार मनाए जाते हैं ओणम और एक पोंगल, जो नौकायन और गायों का कंपटीशन होता है। कहा जाता है कि खेल खेल में बड़े हो गए। इसका मतलब है कि हर इंसान खेलते हुए ही बड़ा हुआ है। फिर हमारी तो प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में भी खेलों के ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं जहां खेल केवल और केवल मनोरंजन के लिए खेले जाते थे। पर देखा जाए तो वास्तव में परंपरागत खेल है क्या? परंपरागत खेल मनोरंजन के लिए खेला जाता था, लेकिन आधुनिक जो खेल हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एक कंपटीशन बिहेवियर के साथ खेला जाता है। फिर क्या था, उन खेलों के नियम बने, उनमें अनुशासन आने लगा और राष्ट्रीय खेलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेलों की श्रेणी में भी शामिल हुए। खेलों का अपना एक औषधीय महत्व है। खेल तनाव प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आज के बदलते परिवेश में अगर देखा जाए तो शारीरिक गतिविधियां सिर्फ कॉमर्शियलाइज या सिर्फ व्यवसाय बनकर रह गए हैं। बाकी जनमानस, जो एक बड़ा जनमानस है, वह खेलों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। इस शारीरिक गतिविधियों में आई कमी के कारण व्यक्ति में कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जन्म हो रहा है, जैसे चिड़चिड़ाहट, आक्रामकता, जो व्यक्ति के विकास तथा व्यक्ति के पारिवारिक सामंजस्य तथा समाज के लिए भी हानिकारक है। हम कैसे लग रहे हो? खूब अच्छे लग रहे हो। हाँ। यास्क मुनि हुए, वैदिक ऋषि ही थे। 7वीं सेंचुरी BC, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व उनका कम से कम समय माना जाता है। आज से 2800 साल, लगभग 3000 साल पहले उन्होंने निरुक्त किताब लिखी है, हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है निरुक्त, जो कि भाषा शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ है। चमत्कृत हो जाते हैं कि यास्क क्या कह रहे हैं भाषा के बारे में, कितनी ऊंचाइयों पर जाकर के वो सोच रहे हैं भाषा को लेकर के। और ये आप निश्चित मान लीजिए कि भारत ने विश्व संस्कृति को, जो अनोखी देन भारत की है, वो एक भाषा दर्शन है। भाषा और बोली का बड़ा चमत्कार है। यह बड़ा देश है, इसमें हर 5-10 किलोमीटर पर बोली बदलती है, लेकिन भाषा सारे देश में एक होती है। तो जो हिंदी आप यहाँ पढ़ेंगे वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ेंगे। पूरी दुनिया में एक भाषा चलेगी। नागालैंड और बुंदेलखंड के छात्रों का एक दूसरे से ऐसे घुल मिल जाना मानो जैसे कोई पारिवारिक आयोजन हो। कैसा लगा? अच्छा लगा। हेलो,
वेलकम टू बुंदेलखंड। वेलकम टू नागालैंड। ये है नागालैंड बुंदेली जोड़ी। एक दूसरे की भाषा का जादू ऐसा चढ़ा कि इनकी जुबान से फूटती बुंदेली बोली मानो चाशनी की मिठास पैदा कर रही हो। What is this? ये क्या है? This is tanga. Tanga. We called it rickshaw. A popular word for tanga is rickshaw. Okay, rickshaw. Yes, rickshaw. You call it tanga. Yes. आप हमारे कल्चर में से कुछ सीखना चाहेंगे? Yes, definitely. Sure. बिल्कुल। हम लोग 5 दिन इस टूर में रहना है, सो हम लोग कितने सीखेंगे वो सीखना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अलग अलग बोलियां हैं अलग अलग क्षेत्रों से, लेकिन जब वे सब छोटी छोटी नदियों की तरह मिल जाती हैं और संस्कारित हो जाती हैं तो किसी बड़ी भाषा का रूप धारण करती हैं। दूध पे आए बेटी। समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, और परिवार के मूल में एक संस्कार विवाह। जहां भारतीय परिदृश्य में वर वधू की आत्माओं को 7 जन्मों का मिलन माना जाता है, भारत में कहीं भी शादी हो तो उसमें अंचल विशेष का प्रभाव अवश्य ही दिखाई देता है। विवाह के बारे में कहा गया है कि पति पत्नी या वर वधू जब संयुक्त रूप से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, यदि वह विधिवत धर्म सम्मत रूप से यदि वो संपन्न होता है तो उसके भावी जीवन, उसका भावी दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और यह उसके परिवार के लिए और समाज के लिए और देश के लिए कल्याणकारी होता है। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को। लोक संगीत में समाये विवाह गीत, द्वारचार की परंपरा, मेहमानों का स्वागत, बारात आगमन की रस्में, जीजा साली की नोक झोंक वाली नेक, मेहंदी और अग्नि के समक्ष 7 फेरे। यही सब भारतीय शादी में सभी क्षेत्रों, समाजों और प्रांतों में अपने अपने ढंग से होते हैं। अग्नि के समक्ष दोनों परिवारों की मौजूदगी में एक एक फेरे के साथ लिया गया एक एक वचन नवजीवन और नव पद पर साथ चलने और साथ निभाने का संकल्प होता है। ससुराल में वधू का गृह प्रवेश गृह लक्ष्मी मानकर किया जाता है, जिसके कदमों से ही परिवार में खुशहाली समृद्धि तो आती है और वो स्वयं भविष्य में एक आदर्श सम्मान देने वाली पीढ़ी को तैयार करती है। और उसके साथ आते हैं उसके क्षेत्र, कस्बे और परिवार के रीति रिवाज, रहन सहन, व्यंजन, चिकित्सा और रोजगार की परंपराएं, और यही सब भारतीय समाज को समृद्ध बनाते हैं। इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना वर्तमान संभाल नहीं सकते, जो लोग वर्तमान नहीं संभाल सकते वो भविष्य को संवार भी नहीं सकते। सुबह सुबह ये सभी लोग पर्यटन के लिए निकल पड़े। आखिर क्यों युवाओं में पर्यटन का आकर्षण होना बेहद जरूरी है। पर्यटन केवल घूमना फिरना मात्र नहीं है, बल्कि इसको ऐसे समझे कि
क्योंकि संस्कृति के बगैर इतिहास और इतिहास के बगैर संस्कृति को नहीं जाना जा सकता। पर्यटन इसलिए बेहद जरूरी है। पर्यटन व्यापार ही नहीं है, पर्यटन हमारी संस्कृति, कला, साहित्य इन सब का वाहक है। और आज से नहीं, सदियों से ये पर्यटन व्यापार के लिए भी शुरू हुआ, जिज्ञासा के लिए भी शुरू हुआ और ज्ञान के लिए भी शुरू हुआ। भारतीय इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो पर्यटन मानव जीवन का हमेशा ही हिस्सा रहा है, जिसे देशाटन कहा जाता है। यदि मानव की बात की जाए तो पर्यटकों के काफले ना आते जाते तो शायद ही मानव सभ्यता का इतना विकसित रूप दिखाई देता। विश्व में जहां पर्यटन आज एक उद्योग की शक्ल ले चुका है, वहीं विश्व भर के पर्यटकों के लिए भारत भी बहुत ही आकर्षित करता है, क्योंकि पर्यटकों को देने की दृष्टि से हमारे देश में इतनी अधिक क्षमता है जिसकी विश्व के पर्यटक कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरे प्रांत की दूसरी संस्कृति में तो हम उनको जानना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, जानते हैं। वो प्रक्रिया ऐसी है कि आप जानेंगे ही। और इसके साथ साथ उसे एक टारगेट दिया जाए कि वो कुछ नया खोज के लाए, तो पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ आनंद का, समाज में लाने वाले बदलाव का और आगामी जिसके हाथ में हमारा नेतृत्व होगा उस पीढ़ी को संभालने के लिए पर्यटन एक बड़ा माध्यम हो सकता है। अलमस्त दीवानों की तरह नाचते गाते ये लोग मस्ती में डूब चुके हैं। यूं तो जीवन में कलाओं का कोई विकल्प है ही नहीं। संगीत, गायन, वादन, ऐसी तमाम कलाएं बसती तो इंसानी आत्मा में हैं, पर इनके तार ईश्वर से जुड़े होते हैं। मजा आ गया तो अब डांस भी देखो। मनुष्य के जन्म को अगर एक सृजन के तौर पर देखा जाए तो उसमें कला का हुनर भी जन्म के साथ ही पाया जाता है। कोई जाति, वर्ग, सीमाओं में नहीं बंधता। यहाँ के परिवेश पर गौर करें तो लोकमय परिवेश में लोक कलाओं के संगम की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। किसी भी कला प्रदर्शन में प्रमुख बात जो होती है कलाकार और दर्शक के मध्य, वह होती है रस निष्पत्ति। कलारूप चाहे जो भी हो, गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, अगर वह प्रस्तुति अपने रस और भावों से दर्शक को, सहृदय को रस सिक्त कर सकती है तो वो सफल है। हे महान भारत, तुझ में बसते हैं कई भारत। तुम्हारी महायात्रा के कई पड़ाव रहे, जिसमें ज्ञान और विचारों की अनेकों विभूतियों ने अपने ज्ञान से दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में हमारे सामने सिर्फ एक लक्ष्य है,
भारत की अपनी ही प्रतिष्ठा को कायम रखने का। अब बात सिर्फ आत्मचिंतन की है कि हमें कैसा भारत बनाना है और कैसा नागरिक बनना है। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए देश के महानायकों के विचारों को योजनाबद्ध करके पुनर्स्थापित करने के ऐसे अनेकों प्रयास करने ही होंगे। तभी तो हम कह सकते हैं भारत एक है, श्रेष्ठ है और रहेगा। मिथ जो है वहाँ के बारे में कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा है, लोगों के लिए सुरक्षा नहीं है। जैसे कोहिमा को भी माना जाता है कि बहुत ही डेंजरस प्लेस है, लोग कहते हैं ऐसा। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वैसा नहीं था। वहाँ के जो लोग मिले एकदम मिलनसार और एकदम नेचर बहुत ही मीठा उनका। They are very friendly and being from the northeastern state of India, I thought that they would not recognize us because we look so different, but yet they appreciated our looks and everything, and then they want to learn about our culture, and also I'm very happy to be a part of this cultural exchange program. And what do you think of? जैसे हम लोग ने देखा कि हमारे यहाँ के लोग कुछ अलग दिखते हैं, वहाँ के लोग कुछ अलग दिखते हैं, पर वहाँ जाके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वहाँ के लोग अलग हैं। The concept unity in diversity is very much prevalent in our country, so I believe that we must continue to uphold the friendship between different communities and different states, because we believe that we live in one country and we stand for one country. जाते जाते उन्होंने कई सारी चीज़ें सिखा दी कि वो कहीं के भी हैं, कैसे भी हैं, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, इवन वहाँ पे ट्राइब सिस्टम ज़्यादा चलता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन जो प्रायोरिटी वो देते हैं इंसानियत को। पहले नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरे अपना बेटा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इसको मिल दे आज ले जरा। हमें बुंदेली परंपरा के बारे में सीखा, यहाँ की खेत, यहाँ का डांस, मार्शल आर्ट्स, इंडिजिनस गेम्स, सब कुछ हमको पसंद आया। यहाँ से हम बहुत कुछ सीख कर जा रहा है जो हम जीवन भर याद रहेगा। इन 6 दिनों में हमें हमारा घर से भी ज़्यादा प्रेम मिला। हम यहाँ से आज वापस नागालैंड जा रहे हैं, अपने मन में स्वर्णिम यादों के संजोकर। बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ, वो ये कि हम एक दूसरे को कल्चर को समझने के बाद एक दूसरे के प्रति हम लोगों में संवेदना जागृत होती है, और उससे जो हमारे जीवन मूल्य हैं और जो मानवीय आदर्श, उनको भी आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए ये प्रोग्राम आगे भी जारी रहना चाहिए।